आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीपीआर। कि हम किसी भी पेशेंट को इनसाइड या आउटसाइड हॉस्पिटल में सीपीआर कैसे देते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमें दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन के लिए आपको बीएलएस और एसीएलएस के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जो बीएलएस आपका होता है वो आउटसाइड द हॉस्पिटल दिया जाता है और एसीएलएस जो होता है वो आपके इनसाइड द हॉस्पिटल दिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन बीएलएस एंड एसीएलएस क्या है? कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको समझने होंगे बीएलएस और एसीएलएस के बीच में, और इसके नोट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। बट आपको थोड़ा समझना होगा कि बीएलएस और एसीएलएस के बीच में क्या डिफरेंस है। यदि आप आउटसाइड द हॉस्पिटल्स आप किसी को सीपीआर देते हैं, वो बेसिक लाइफ सपोर्ट आप पेशेंट को दे रहे हैं, तो उसे कुछ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले आपको पेशेंट्स के एयरवे को मैनेजमेंट करना होता है, और वो आप आउटसाइड द हॉस्पिटल अगर करेंगे तो वो आप मैन्युअली करेंगे, क्योंकि आपके पास में कोई इक्विपमेंट्स नहीं होगा। ये डिफरेंस है एसीएलएस और बीएलएस में। और यदि यही चीज़ आप हॉस्पिटल के अंदर करेंगे तो आपके पास में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होंगे जिसकी वजह से मदद से आप पेशेंट्स के आप एयरवे को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं उनके साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है तो उस पेशेंट की टंग फॉल हो जाती है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और आपका पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पाता है। तो एयरवे मैनेजमेंट अगर आप बीएलएस करेंगे तो आप मैनुअली करेंगे, और अगर आप एसीएलएस करेंगे तो आपके पास इक्विपमेंट्स होंगे गुडल एयरवे, एलएमए और ईटी ट्यूब। LMA is the laryngeal mask airway and ET ट्यूब का एंडोट्रैकियल ट्यूब। सेकंड, आप पेशेंट को ब्रीथ करेंगे तो आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होंगे, या तो आप पेशेंट को माउथ टू माउथ आप सांस देंगे या बैग एंड मास्क वेंटिलेशन करेंगे अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो। माउथ टू माउथ वही दे सकता है जिसको इसके बारे में नॉलेज है या जिसने पहले उसकी ट्रेनिंग ली है। जब भी आप किसी पेशेंट को माउथ टू माउथ अगर उसको ब्रीथ दे रहे हो तो आप अपने रुमाल का यूज़ करें। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर हैं तो इसके लिए आपके पास इजीली अवेलेबल है एलएमए एंड एंडोट्रैकियल ट्यूब। थर्ड इज़ द सर्कुलेशन सेम है सीपीआर, यानी कि आपको हर कंडीशन में पेशेंट के सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीजन को पेशेंट के ब्रेन तक पहुंचाना है और बॉडी के और ऑर्गन्स तक। एंड फोर्थ है डिफिब्रिलेटर, यानी कि आपको डिफिब्रिलेशन यूज करना है अगर आपको ऐसी कोई रिदम मिलती है पेशेंट के साथ कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है, तो आपको एईडी आता है बीएलएस के लिए। एईडी होता है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, यानी कि वो ऑटोमेटिक होता है, आप उसको पेशेंट को अटैच करो और वो पेशेंट के रिदम को खुद से काउंट करता है और शॉक एब्जॉर्ब कर देता है। और यही चीज़ अगर आप हॉस्पिटल के अंदर होते हो तो आपको मैनुअली डिफिब्रिलेटर यूज़ करना होता है। उसमें आप पेशेंट को जितना शॉक आपको देना है उसको आप मैनुअली वहाँ पे पहले सेट करेंगे और फिर आप पेशेंट को करंट प्रोवाइड करेंगे। ड्रग्स, आप जब बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट के थ्रू किसी पेशेंट को सीपीआर देंगे तो आपके पास ड्रग का ऑप्शन नहीं होगा, और ये सब चीज़ें आपको हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड होंगी। जो पहले बेसिकली हम सीपीआर देते थे वो A+B+C था, उसका मतलब था एयरवे प्लस में ब्रीथिंग प्लस में सर्कुलेशन। लेकिन 2010 के बाद ये थ्योरी चेंज हो गई है, अब आ गया है सर्कुलेशन प्लस में एयरवे प्लस में ब्रीथिंग। क्योंकि ये माना गया है कि जब कोई पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो 3 मिनट्स के लिए पेशेंट्स के ब्लड में ऑक्सीजन होती है सर्कुलेट करने के लिए, इसलिए सबसे पहले पेशेंट को हमें सीपीआर देना चाहिए ताकि उसके ब्लड में जो मौजूद ऑक्सीजन है उसके हार्ट तक और उसके ब्रेन तक पहुँचे और बॉडी के और ऑर्गन्स तक चली जाए। फिर उसके बाद में आप एयरवे को मैनेजमेंट करिए और फिर उसके बाद आप ब्रीथिंग दीजिए। अप्रोक्सीमेट आपको 30 कंप्रेशन 18 सेकंड्स के अंदर देने होते हैं, उसके बाद 2 टाइम आपको ब्रीथ कराना होता है। और इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए और ज़्यादा नोट्स अवेलेबल कराने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा टॉपिक क्लियर कर दूंगा। तब तक आप समझिए कि बीएलएस और एसीएलएस के बीच में क्या डिफरेंस होता है।